नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। परवल की खेती हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने की है, उनकी फसल इस समय पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है। इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है, तभी फसल से आगे चलकर अच्छी पैदावार मिलती है। इसलिए फसल में इन सभी कार्यों को आप कैसे करें, इस बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक निशा कुमारी। अभी जो किसान भाई परवल की खेती कर रहे हों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि परवल के लिए उच्च तापक्रम के साथ साथ आर्द्रता वाली जलवायु चाहिए। तो इसके लिए हमें जैसे ही मौसम में का तापक्रम बढ़ता है, सिंचाई करना चाहिए। और जो सिंचाई करेंगे वो आवश्यकता अनुसार, जब भी हमारा परवल लताओं में फूल और फल की जब आने लगती है, तो हमको अपने खेत में नमी का ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमको हमेशा 10-15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहनी चाहिए। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। और निकाई गुड़ाई तब से हमको 4-5 बार अभी तक करें। और इस निकाई गुड़ाई में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम परवल के जड़ों को पर छेड़छाड़ ना करें। अगर परवल की जड़ में छेड़छाड़ होगी तो उसके कारण क्या होगा कि कुछ परवल के लत्ते के ऊपर जो उनका जो फूंद होगा उस पे वो सूखना शुरू हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बीमारी के कारण हो, लेकिन जड़ का छेड़छाड़ होने के कारण भी ये होता है। इसलिए हमको निकाई गुड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ हमको फरवरी महीने से ही उसमें उर्वरक और खाद का अनुशंसित दर पे, जैसे कि यूरिया प्रति थल्ला हमको 20 से 25 ग्राम, बोरोन पर एकड़ के हिसाब से आधा किलो देना चाहिए। और जब भी हम उर्वरक और खाद का व्यवहार करें खेतों में, तो उसके साथ साथ हमको सिंचाई करना चाहिए। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं, तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए, ताकि दवा का छिड़काव, निकाई गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। लताओं को मचान पर सुतली के सहारे चढ़ाना चाहिए। मचान मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में गिरने ना पाए। और क्या होता है कि इसमें रोग व्याधि की समस्या होती है। ये जो है वो धीरे धीरे पत्तों के साथ साथ तना पर भी लगता है। तो इसके लिए हमको सल्फेक्स 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से उसका छिड़काव करना चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें भृंग कीट लगता है, तो भृंग कीट के लिए ध्यान देना चाहिए और समय समय पे मालाथियन
या पाराथियन नामक दवा का 1% घोल से उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम कोई भी स्प्रे करते हैं, कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं या हम कोई उर्वरक जिससे कि हम फल का क्वालिटी बढ़ा सके, तो उसका भी अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये हमको धूप में नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको हमको शाम के समय में या सवेरे के सुबह सुबह करने चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, विशालकाय वृक्षों को बौना रूप देकर गमले या पालियों में प्राकृतिक रूप से उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। यह जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। इसलिए भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई का लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयारी से की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंहमांगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बोनसाई पौधे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं, उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है, जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है, ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे: सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे: पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष: आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां: गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी, लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन: बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की मिट्टी और खाद: बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों।
पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हो तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसल में जब कीट, रोग और खरपतवारों का प्रकोप बढ़ता है तब इसके बचाव के लिए किसान फसल पर दवाओं का छिड़काव करते हैं। इन दवाओं के छिड़काव के समय अगर सावधानी न बरती गई तो किसानों की जान तक चली जाती है। यह रसायन जहरीले होते हैं, इसलिए जरूरी है कि इनका छिड़काव करते समय सावधानी बरती जाए, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। जो स्प्रे जो अपन करते हैं उसको भी अपन जो है थोड़ा ध्यान में देखें। एक और बात है कि अपन जो यंत्र काम में ले रहे हैं, स्प्रे का जो यंत्र काम में ले रहे हैं, उस यंत्र में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, कैसे क्या हो। जब भी आपको दवाओं का प्रयोग करना हो तो आपको उन्हीं दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिसकी संस्तुति भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशी रसायन बोर्ड ने की है। बाजार में 4 प्रकार के कीटनाशी उपलब्ध हैं, जिनके डब्बे पर बने तिकोने में लाल, पीला, नीला या हरा रंग होता है। जिस डब्बे पर लाल तिकोना बना होता है वो कीटनाशी अधिक जहरीला होता है और इसका प्रयोग सब्जियों पर किसी दशा में नहीं करना चाहिए। जिस डब्बे पर पीला तिकोना बना होता है वो लाल वाले से थोड़ा कम जहरीला होता है। इसके अतिरिक्त नीले और हरे तिकोने वाले रसायन सबसे सुरक्षित होते हैं। लेकिन सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि इन दवाओं के छिड़काव में आप सावधानी नहीं रखेंगे। छिड़काव में असावधानी से ये दवाएं भी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए इन दवाओं के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जानते हैं। काश्तकार जो ही अपने कृषक जो है वो स्प्रे मशीन के लिए तैयार रहता है। जब उसमें दवाई डालता है तो एक तो उसमें सिफारिश अनुसार जो है वो कीटनाशक की मात्रा डाले और उसमें जो है स्टिकर जरूर मिलाएं। ये स्टिकर जो है वो एक अपने पानी की जो बूंद का सरफेस टेंशन जो है उसको तोड़ देता है, जिससे क्या है कि पानी पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। अपन को ये भी ध्यान में रखा है कि अगर स्टिकर नहीं हो तो कम से कम एक शैम्पू का पाउच जो है ना एक टंकी में ज़रूर डालें। साथ ही साथ पानी की प्रॉपर मात्रा रखें। इसके अलावा उसको अपन को ये देखना है कि भाई कहीं से कोई पानी लीक तो नहीं हो रहा है, पानी लीकेज नहीं हो, न तो नोजल में होना चाहिए नहीं कोई पाइप लीकेज हो, और बिल्कुल अपना यंत्र बिल्कुल सही काम करे। अपन जब इसको लेकर के चलते हैं तो अपना भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपन सर को ढककर रखें, मुंह और नाक को ढककर रखें, अपने हाथों में जो है वो ग्लोव्स रखें और जहाँ तक हो तो एप्रॉन पहन लें, जिससे क्या है कि कीटनाशक की कोई भी बूंद अपने शरीर के ऊपर नहीं गिरे। साथ ही साथ
स्प्रे करने के लिए अपन को जो है ना समय भी तय करना है। समय जब हवा नहीं चले उस टाइम में करना, विशेष तौर से या तो सवेरे कर दें या फिर शाम को जो है वो हवा बंद हो जाए इसके बाद में करें। साथ ही हवा के रुख को भी ध्यान में रखना है अपन को। हवा जिधर की चल रही है उसी तरफ अपन को जो है ना स्प्रे को करते हुए निकलना है। साथ ही साथ अपन ये भी माने कि स्प्रे प्रॉपर जो फसल अपन ने जो चुनाव किया है उसी फसल पे हो, दो साइड में जो दूसरी फसल जो लगी हुई है उसके ऊपर उसका स्प्रे नहीं हो, ये अपन को प्रॉपर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपन ये भी देखें कि स्प्रे जो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं से छूट तो नहीं रहा है। दूसरी अपन को ये भी ध्यान रखना है कि अपन जो है ना स्प्रे मशीन को या अपने जो नोजल जो पकड़ रखा है उसको बार बार मूव नहीं करें। कई बार देखने में यह है काश्तकार जो है वो इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड में यूँ प्रॉपरली जो है ना वो 2-2 3-3 बार स्प्रे हो जाता है उससे। इससे क्या है कि अपने दवाई की खपत तो होती है, साथ ही साथ मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए प्रॉपर सीधा चलना है, फ्लैट नोजल से स्प्रे करना चाहिए अपन को। किसान भाइयों, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका रसायनों के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। कभी भी रसायनों को सिर पर या पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए। कीटनाशियों या अन्य रसायन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। रसायनों का घोल बनाते समय डब्बे पर दिए गए निर्देशों को ठीक ढंग से पढ़कर ही घोल तैयार करें। किसी भी सब्जी की फसल पर रसायनों का छिड़काव करने के बाद 4 से 5 दिनों तक तोड़ाई न करें। स्प्रे करने से पहले अपन को ये भी जांच लेना चाहिए कि प्रॉपर जिसका स्प्रे हो रहा है, जिस दवाई का स्प्रे हो रहा है, तो अपन जिन कीड़ों पे या जिन बीमारियों के लिए स्प्रे कर रहे हैं उसका ETL लेवल अपन को ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक हानि स्तर उसको भी अपन ध्यान में रखें। अगर अपने कीड़े या फिर फंगस या कोई बीमारी उस लेवल पे नहीं है तो फिर स्प्रे को अपन को अवॉइड करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव कोलासर, जिला श्रीगंगानगर के किसान संदीप कुमार ने। आप कड़कनाथ मुर्गी के बारे में जानना चाहते हैं तो संदीप कुमार जी, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। मैं आज आप लोगों के बीच में कड़कनाथ मुर्गी पालन के विषय पे बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कड़कनाथ मुर्गी पालन अन्य मुर्गी पालन के तरह ही है। कड़कनाथ मुख्य रूप से मीट पर्पस मांस के लिए उपयोग किया जाता है। कड़कनाथ का जन्मस्थली है मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिला में और ये मध्य प्रदेश के साथ आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैंगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेदायक है जो खास करके हृदय रोग से ग्रसित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए ये मांस उपयोग करना लाभदायक है। कड़कनाथ को पालने के लिए अन्य मुर्गी के तरह ही पाला जाता है, इसमें किसी खास जरूरत नहीं पड़ती है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। चूँकि बैकयार्ड मुर्गी पालन से हमें प्रति किलो 300-350-400 रुपया बहुतायत से मिलता है, लेकिन अगर उसी के जगह पर अगर कड़कनाथ मुर्गी पालन करें तो हमें 1000 से 1500 रुपया तक प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमको इस मुर्गी पालन करके, कड़कनाथ मुर्गी पालन करके किसान भाई 5 गुना लाभ कमा सकते हैं। साथ ही इसका एक कड़कनाथ ब्रीडर फार्म भी बना सकते हैं जो अन्य किसानों को ज़रूरत पड़ता है।
तो ब्रीडर फार्म बनाने से जो चूजा का ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी जो चाहिए रहता है किसानों को, जहाँ ज़्यादा दूर से मंगाना ना पड़े, घर के आसपास ही मिले, तो ब्रीडिंग फार्म भी इसका कड़कनाथ का शुरुआत किया जा सकता है। इस तरह से कड़कनाथ मुर्गी से हम लोग लाभ बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।